था ये। कब आया था ये 93 संविधान संशोधन अधिनियम? 2005 में, ठीक है, 2005 में संविधान संशोधन अधिनियम आया। अब मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में पढ़ाई होगा आपने, आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हुए हैं। अब उसमें भी ये किसके अंतर्गत है? 15 जो है समानता का जो अधिकार है, आर्टिकल 14 से कहां तक है? 18 तक, ठीक है। अब बताओ आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? 15(1) में कि राज्य जो है वो 5 आधार बताए गए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। यानी इन 5 आधारों पर जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 है, इन केवल 5 आधारों पर राज्य जो है कोई भी विभेद नहीं करेगा। और 15(5) में क्या कहा है फिर? 15(5) में बताया है कि जो सामाजिक, समझना इसको अच्छे से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, ये ग्राउंड है आरक्षण का, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है एक तो वो, और दूसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, इनके उत्थान के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है, हायर एजुकेशन से, उनमें एडमिशन में जो रिजर्वेशन की बात की गई है आर्टिकल 15(5) में। अब ये किस किस पर लागू होता है? निजी संस्थानों पर भी रहेगा और सरकारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें भी लागू होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो क्या है? अल्पसंख्यकों के जो संस्थान है, और वो जो ये अल्पसंख्यक क्या चीज, हाँ, अब अल्पसंख्यकों का जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, ये 15 में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। और अनुच्छेद जो 30(1) है, अनुच्छेद 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए है ना, तो उसका जो आर्टिकल 30 है उसका जो सब क्लॉज ए है, 1 है, उसमें भी ये मेंशन है कि जो भाषागत और जो धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी मर्जी से, उनकी स्वतंत्रता के अनुसार वो अपना शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं, यानी कि उसमें स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये उसमें उल्लिखित है। तो अब बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? पहला कह रहा है कि संविधान ने 93 में संविधान संशोधन किया जिसमें अनुच्छेद 15(5) को शामिल किया गया है, ठीक बात है, जो राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अनिवार्य करने का अधिकार देता है, अनिवार्य है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है? ये अल्प शिक्षण संस्थान, जो शिक्षण संस्थान है उन पर ये लागू नहीं होगा, ये भी सही है। तो आंसर होगा सी। अब बताओ इसमें ये शब्द आ रहा है राज्य, स्टेट, यहां पर लिखो पूरा है ऐसा, अच्छा ठीक है, ये वाला ये कनेक्ट नहीं हो रहा, मैंने देखा था अभी। तो राज्य जो है, राज्य की परिभाषा कहां का दी हुई है संविधान में? 36। तो 12 में राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? यानी कि देखो संसद आ रहा है, ठीक है, राज्य विधायिका आएगी और स्थानीय सरकार आएंगी, प्लस वो संस्थान आएंगे जिनको राज्य की तरफ से किसी भी तरीके से या तो पूरी तरह से फंड किया गया है या फिर आंशिक तरीके से फंड किया गया, वो संस्थान आएंगे। ये आर्टिकल 12 में है। अब आप मुझे बताओ जैसे ONGC है या LIC है, ये स्टेट के अंदर आते हैं? आते हैं। और BCCI आता है? BCCI नहीं आता, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं आता? ये कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि BCCI नहीं आता? कोई बात नहीं, देखो एक केस हुआ था जी टेलीफिल्म्स, ये स्पोर्ट्स चैनल है, जी टेलीफिल्म्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नोट कर लेना अगर करना चाहो तो, जी टेलीफिल्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2005। ये एक केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो BCCI है ना,
ये बीसीसीआई जो स्टेट की डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में, उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखो, ना तो इसकी जो फाइनेंशियल जो एक्शन है, ना तो वही, ना ही इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शन है, जो ये कैसे कार्य करती है, क्या करती है, ना उन पर, ना ही इसके जो फंक्शनल जो इसकी अप्रोच है, जो ये कार्य करती है जिस तरीके से, उस किसी में भी स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ना ही ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी एक्ट से बनी हो या इस तरीके से बनी हो। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी 2-4 चीजें, उसके आधार पर बताया था कि बीसीसीआई जो है स्टेट के जो डेफिनेशन है आर्टिकल 12 की, उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, किसने किया था? बढ़िया। ए वालों से शायद हो सकता है वो अपने अनिवार्य को की अनिवार्य, हाँ होती है इसलिए मिस्टेक्स, आगे से ध्यान रखना है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग के क्षेत्राधिकार में, देखो इसमें क्षेत्राधिकार में नहीं आता, नहीं शब्द लिखा हुआ है। ये जब भी प्रीलिम्स देने जाओ ना तब भी, और यहाँ पे भी, जो नहीं है ना उसको पहले ही गोला खींच देगा उस पर, इसलिए मिस्टेक्स होती है। अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी, मान लीजिए नहीं को नहीं पढ़ा और इतना प्रेशर रहता है एग्जाम का, पहला ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे और वो सही है क्योंकि नहीं पूछा है, तो बाकी ऑप्शन भी देखने नहीं जाते, टिक कर देते ये सही है। तो नहीं का विशेष ध्यान रखना है ना। अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? कौन सा अधिनियम था? अधिनियम का नाम बताओ। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, एक्ट 1990 का था। ठीक है, स्थापना 1992 में हुई थी। अब इसके जो सदस्य कितने होते हैं इसमें? एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। और ये आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है। केंद्र सरकार उसका क्या करती है? केंद्र सरकार उस रिपोर्ट का क्या करती है? संसद के दोनों सदनों में रखती है। और मान लीजिए कि जो इसने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें स्टेट से रिलेटेड कोई बात हो, तो फिर क्या एक उसकी कॉपी जो है रिपोर्ट की राज्य सरकार को जाएगी। राज्य सरकार क्या करेगी? नहीं, देखो राज्य सरकार भी उसको, जो राज्य विधानमंडल है उसके समक्ष प्रस्तुत करेगी उसकी रिपोर्ट। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग के? भाई इसमें इसके जो क्षेत्राधिकार क्या है, तो शक्ति मिली हुई है ना, किसकी? सिविल कोर्ट की शक्ति मिली हुई है। सिविल कोर्ट में क्या क्या कर सकता है ये? सम्मन जारी कर सकता है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में। हाँ, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है फिर कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु सरकार को सिफारिश करना, ये तो करेगा ये काम तो। हाँ, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच करता है, ये भी सही है। महिलाओं से संबंधित कानून को लागू, ठीक है, ये गलत है। तो फिर कानून कौन लागू करता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 तरीके की रहती है, स्थायी और अस्थायी। आप लोग कौन सी वाली तैयारी कर रहे हो, स्थायी की अस्थायी? अस्थायी में जाना है ना अपने को, तो ये स्थायी में। अच्छा। हाँ, ये सही है। तो यानी कि कार्यपालिका करेगी लागू वो तो। अब जो महिलाओं के अधिकार है मान लो, तो अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं भाई? भाई अब कौन कौन से अधिकार होंगे? एक तो अधिकार हो सकते हैं संवैधानिक अधिकार, है ना। संवैधानिक कौन कौन से अधिकार है? संवैधानिक जो संविधान में लिखे हुए हैं, भाई जैसे कि आर्टिकल 15(1) में लिखा हुआ है, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करोगे, लिखा हुआ है ना। 16 में लिखा हुआ है। हाँ, ये 15-16 में अंतर क्या है ये बताओ एक बार, फिर थोड़ा। 5 ग्राउंड है, हाँ। उसमें
हाँ नहीं वो तो मैं समझ गया। इसमें जो है 15 जो है इसमें 5 आधार बताए गए जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 16 में कितने आधार? हाँ वो है, लेकिन कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी सरकार? जैसे ये 5 थे इसमें, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 है। केवल इन 5 के आधार पर सरकार जो है कोई भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 15(1) में लिखा है। 15 और 16 में क्या लिखा है कि इनके आधार पर कोई विभेद नहीं होगा उनको रोजगार देने में। लेकिन ग्राउंड 2 और बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? देखो 15(1) में तो 5 ग्राउंड है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 16(1) में 2 चीज और जुड़ जाती हैं, एक तो निवास और उद्भव। ये ध्यान रखना 15-16 में वो अंतर तो है ही जो आप बता रहे हो। आर्टिकल 15 में निवास और उद्भव, उद्भव मतलब ओरिजिन, नहीं जन्म स्थान तो ये रहा। उद्भव मतलब कि जहां तक जो बेस आपका ओरिजिन कहां से, जैसे चेंज करता है, हाँ वो वाला। ये 7 ग्राउंड है 16(1) में, ये ध्यान रखना 15 में और 16 में ये अंतर है। इनके अलावा ये 2 चीजें और हैं, निवास और उद्भव। इनके आधार पर भी राज्य भेद नहीं करेगा कोई नौकरी देने से, ठीक है। और जैसे भेद कर भी रहा है थोड़ा सा बताओ, जैसे लिंग के आधार पर 15(3) में लिखा है ना कि हाँ अपवाद जो है कि महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए विशेष सकारात्मक रूप से। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें सी किसने लगाया था दूसरे वाले में? ये तो लगभग सबका सही है, बढ़िया। अब बताओ तीसरा वाला, ये तो सरल है क्या है इसका आंसर? सबने एक किया है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो ये बताओ एक किया है तो अधिकार होते क्या है, मतलब क्या मतलब अधिकार से आपका? नैतिक और देखो भाई अधिकार क्या है, हम मनुष्य मानव है, अब मानव होने के नाते हमारा क्या हक है? अधिकारी तो है वो। और हम नागरिक हैं भारत सरकार के, तो भारत सरकार के नागरिक होने के नाते हमारे क्या हक है, मतलब हमारे जो हक है जो हमको चाहिए वो अधिकार है। और हम किससे मांगते हैं? राज्य से। अब अधिकारों का बेसिक तो आपने पढ़ाई होगा, ये कहां से आए हैं, सामंतवाद से इनका उदय हुआ, मैग्ना कार्टा रूल सब, ठीक है। अब और कर्तव्य क्या है? राज्य का नैतिक दायित्व होता है हमारा। कर्तव्य क्या है? ये हमारे मतलब दायित्व है, हमारा ड्यूटी है। हाँ हाँ ये हमारी ड्यूटी है राज्य के प्रति। राज्य से हम अधिकार मांग रहे हैं तो हमारा भी तो कोई ड्यूटी बनती है, मूल कर्तव्य दिए हुए ये सब पढ़े होंगे वो तो। अब देखो ये अधिकार है, ये कर्तव्य। अधिकार हमको देता है राज्य, स्टेट देता है ना, और ये कर्तव्य ये हमारे दायित्व है राज्य के प्रति जो होते हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है, ये तो ठीक है आपको पता है सही है, लेकिन दूसरा गलत क्यों है? दूसरा क्या कह रहा है? अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। मतलब बताओ ऐसा कह सकते हैं कि इनको अलग कर दो, ये स्वतंत्र है इनसे? भाई मान लो अधिकार दिया हुआ है राज्य ने आपको, ये आर्टिकल 19 दिया हुआ है बोलने का अधिकार है सब, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कुछ भी बोलोगे, उसमें हमारा कर्तव्य भी तो बनता है कुछ उस पर, ठीक है। दूसरा इसलिए गलत है भाई, ये कह रहा है कि दोनों अलग हैं। तीसरा क्या कह रहा है? नागरिक के व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, दोनों चाहिए। चौथा राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण, मतलब उसी को उल्टा कह रहा है, तो ये भी गलत है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन तीसरा। अब आ जाओ चौथे वाले पे, इसको बताओ
राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या, ये ध्यान रखना, ये कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या कौन सा करता है, यानी कि सही तो चारों हो सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है। ये किस किसने किया है, ये किस किसने किया है आपने, और डी, ठीक है, तो किस आधार पर किया, मतलब डी किस आधार पर किया, ए किस आधार पर किया। ठीक है, आपने इस आधार पर डी किया, डी किया ना आपने, हाँ, ए क्यों किया। आपने क्या किया बेटा इसका, हाँ, लेकिन वो तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में पूछा है। देखो देखो, तो ऐसे समझो, स्वतंत्रता है ना, ये क्या है, अगर हम एक शब्द में एक लाइन में बोले स्वतंत्रता क्या है, भाई बंधनों का अभाव, किसी भी तरीके का हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, हाँ एब्सोल्यूट नहीं, वही उसी पे आ रहा हूँ। अब ये स्वतंत्रता दो तरीके की हो सकती है, एनसीईआरटी पढ़िए, एक तो हो सकती है सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी, एक हो सकती है नकारात्मक, नकारात्मक स्वतंत्रता। अब नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है कि जो जितने भी बाहरी जो नियंत्रण है ना, एक्सटर्नल जो कोई भी आपको कंट्रोल कर रहा है, बाहरी नियंत्रणों का पूर्णतः अभाव, मतलब आपका कोई नियंत्रण नहीं है, बाहरी नियंत्रणों का अभाव, ये आता है नकारात्मक स्वतंत्रता में। और सकारात्मक में क्या आता है, आपको अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने का करने की जो स्वतंत्रता है, ये सकारात्मक में आता है। अब बताओ, पहला जो स्टेटमेंट है वो कौन सी में आएगा, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नकारात्मक में आएगा, क्यों भाई, आपको बाहरी जो नियंत्रण है उनसे जो संरक्षण दे रहा है बस, गलत है। नियंत्रण का अभाव किस में आएगा, नकारात्मक। इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर किस में आएगा, नकारात्मक। ये किस में आएगा, सकारात्मक। और हमसे पूछा कौन सा है, सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है और हमारी जो बेसिक वाली है ना सर की, उसमें भी है। अब अगले वाला क्वेश्चन देखो, पांचवा, राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। अभी आपने क्या बताया था, इसकी स्थापना 1990 के एक्ट के तहत की गई थी, तो पहला तो गलत हो गया ना। तो ये हो सकता है कि मिस्टेक होती है ना, जो नहीं पढ़ा ध्यान से, सही लगा दिया होगा। और इसके अध्यक्षों की नियुक्ति अभी हमने डिस्कस किया था कितने साल की होती है, इसमें कितना दे रखा है, गलत है। और इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, प्राप्त है, तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक, किस किसने किया। ये जो सिली मिस्टेक है ना, इनका बहुत ध्यान रखना है। अब ये बताओ, छठवां जो सवाल है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि आरक्षण जो है वो मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त एक नीतिगत निर्णय है। किस में कहा था, क्या लगाया था, डी लगाया था आपने, ठीक है। देखो इसका आंसर तो बी है, बी किस किसने लगाया है, अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। देखो अब ये कह रहा है कि भाई जो आरक्षण है वो मूल अधिकार नहीं है, ये कहा था किस स्टेटमेंट में, किस जो केस है कौन से केस में कहा था, तो देखो महाराष्ट्र में जो हुआ था करंट अफेयर्स, हाँ काफी जो न्यूज में रहा था ना। इंदिरा साहनी में, इसको देखो, इनको चारों को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। इंदिरा साहनी में क्या था,
लिंक करते हैं, देखो उनसे लिंक आ जाएगा सीधा सारे उसका। इंदिरा साहनी में मोटा मोटा देखे, एक तो ये कहा था कि सीलिंग लगाई थी कि जैसे टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा ना हो। हाँ, तो 50% ज्यादा मतलब कि जैसे 100 सीट है तो आप 50 सीट को ही रिजर्व कर सकते हो भाई, इससे ज्यादा नहीं करने देंगे, ये कहा था। दूसरा कहा था कि जो पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये कहा था 1992 में। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ था फिर, महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्ट पास किया था 2018 में। हाँ, महाराष्ट्र सामाजिक एवं शैक्षणिक अधिनियम 2018, उसको चुनौती दी गई। उसमें क्या किया था महाराष्ट्र सरकार ने, जो ये टोटल रिजर्वेशन है ना, इसको 50% की बजाय वो बढ़ के 68% हो गया था। इसलिए इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया और बोल दिया कि भाई ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त। हाँ, और नागराजवाद में फिर क्या था, सब क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 2006 वाले में, एम नागराजवाद। इसमें ये कहा था कि जैसे हाँ हाँ, कुछ शर्त निर्धारित कर दी थी। हाँ, कि जैसे जो ये इंदिरा साहनी में कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते, एम नागराजवाद में बोल दिया था कि आप आरक्षण दे सकते हो लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर दे सकते हो। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस वाला तो है ही, ईडब्ल्यूएस का जो भी रिजर्वेशन लागू। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। अब मूल अधिकार और बाकी अधिकार में अंतर क्या है, मूल अधिकार मतलब हम मूल अधिकार को मूल क्यों बोल रहे हैं। हम्म, हाँ, हम्म, ठीक बात है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल है कि भाई मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों बोल रहे हैं, क्या चैलेंज। हाँ, मतलब मूल अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाँ, और अगर किसी और अधिकार का अगर हो रहा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रहा है कि आपके आरक्षण का अगर उल्लंघन हो रहा है तो ऐसा नहीं है आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाओगे मुझे आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब 7वां सवाल देखो, भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दे दें तो उसे कौन कौन से लाभ मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट, ये विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन कर सकता है, वो तो है ही। हाँ, भारत के राष्ट्रपति स्वचालित रूप से इस समुदाय के एक व्यक्ति को लोकसभा में प्रतिनिधित्व, तो कहीं प्रावधान है नहीं। और 15 सूत्रीय कार्यक्रम ये तो चलाया ही इनके लिए था, है ना, जिसमें कई सारे है ना, कुछ छात्रवृत्ति की स्कीम है, वो सब जो। तो इसका आंसर क्या किया, किस किसने किया सी, सब नहीं, बहुत बढ़िया। अब 8वां सवाल देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बताओ, यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत किया गया था, सही है। इसमें क्या एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ये तीनों सही है, वैधानिक लिखा हुआ है। तो ये क्लियर है, संवैधानिक निकाय क्या है, वैधानिक निकाय क्या है, बताओ। इसका वर्णन संविधान में है, वो संवैधानिक, जैसे यूपीएससी जिसकी तैयारी कर रहे हो, संविधान इसको एक्ट के माध्यम से बनाया उसको उसको वैधानिक निकाय बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो संवैधानिक निकाय वो हैं जो जिनका उल्लेख कहीं ना कहीं संविधान में किया गया है, यूपीएससी हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, कैग हो गया, ठीक है। अब एक हम बोलते हैं ना संविधानेतर निकाय, संविधानेतर, हाँ, मतलब जो संविधान से बाहर है, संवैधानिक नहीं है वो, संविधानेतर। एक तो इसमें हो जाएगी, एक तो इसमें कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी। अब वैधानिक निकाय कौन सी है, जो किसी एक्ट के माध्यम से बनाई है, या तो संसद ने एक्ट पारित किया या राज्य विधानमंडल ने एक्ट पारित किया, एक्ट से जो बनी वैधानिक।
अब और कार्यकारी निकाय जैसे कि नीति आयोग, नीति आयोग किसी एक्ट से थोड़ी बनी है, नहीं बनी ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई। अब ये बताओ, मान लो कि इसमें कुछ संशोधन करना हो यूपीएससी के, उसमें कुछ संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और इसमें संशोधन करना हो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में, तो इसके एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि जो भी संस्था वो अपनी शक्ति कहां से ले रही है, पावर कहां से मिल रही है उसको, संविधान से मिल रही है तो संवैधानिक निकाय, इसको इस एक्ट से मिल रही है तो ये वैधानिक निकाय। ये क्लियर है ना? हाँ, हाँ, संवैधानिक निकायों में जो भी कोई नहीं, एक्ट की संशोधन की प्रक्रिया तो अलग है, वो तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन, ये तो अलग प्रक्रिया है पूरी। हाँ, इसके लिए जो एक्ट बनाया है उस एक्ट में संशोधन संसद कर देगी। प्रोसेस वही है, जैसे उसमें तो क्या 2/3 लेना पड़ेगा, इसमें ये मान लो कोई प्रोविजन बदलना है किसी एक्ट का कि ये है, तो उसमें पूछ लेंगे कितने, मतलब 50% वाले से कर देंगे। हाँ, नॉर्मल साधारण जो है उसी से बदलाव कर, और कार्यकारी निकाय इसमें तो ऑर्डर में ही बदलाव कर देगी सरकार। 90 का आंसर क्या दिया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? सी। सी किसने दिया? सी दिया सबने। ये तो अभी हमने समझाया था, क्लियर है। पहला क्या कह रहे हैं, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, राज्य के दावे नहीं है, अधिकार भी विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के, हाँ, सी है इसका, चलो ठीक है, सबने सी दिया है। और 10वें वाले का अटेम्प्ट नहीं किया, क्या किया है? सी। देखो पहला स्टेटमेंट ये तो फैक्चुअल है पूरा ही। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आर्टिकल 297 में ये लिखा हुआ है कि संघ अपने उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय मग्न तट या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके भीतर, ये तो सही है। हाँ, और ये आर्टिकल 55 में थोड़ा ना, ये आर्टिकल 55 में तो क्या है, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली होता रहेगी, तो वो 55 में तो है ही नहीं, तो भी तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट तो। इसमें 55 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन पेपर में, तो 55 में थोड़ा ना दिया हुआ ये, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। 55 में तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है ना। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, 19वें संविधान संशोधन से जो आर्टिकल 379 से 391 के बीच संवैधानिक प्रावधान थे उनको डिलीट कर दिया था, सही है, इसी से किया था, इसे नहीं किया था, इसको ना 7वें संविधान संशोधन से किया, तो ये भी गलत है, तो आंसर एक हो जाएगा, केवल एक, पहला स्टेटमेंट सही है, कोई बात नहीं। आगे ध्यान रखना। तो ये अब किसके कितने कितने सही है? 7 है, 7 है। सवाल था 9 का सी। अब बताओ मेरे को, मेंस के जो 2 सवाल है सबने लिखे हैं क्या? कौन सा वाला सवाल? ये तो दोनों करेंगे, दोनों अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे पूरा आपकी कॉपी में भी लिख के देंगे शायद, हाँ बिल्कुल, हाँ, लिखे तो दोनों ने, सबने, दोनों लिख, कोई बात नहीं, हाँ वो मैं बता देता हूँ। देखो पहले पहला सवाल ही देखो, बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, भारतीय संविधान में आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था क्या है? यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्वेश्चन मार्क। अब इसकी अप्रोच क्या होगी, देखो 150 शब्दों में लिखना है, तो क्या अप्रोच होगी, पहले तो देखो, अब जैसे कोई भी सवाल दिया है ना तो उसके पार्ट्स देख लिया करो, पहले उसको पार्ट्स में बांट लिया करो। अब इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट तो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था क्या है वो बतानी है, और यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है या फिर नहीं करता है ये बताना। 2 पार्ट हो गए। अब देखो जैसे मान लो हमको, अब इसका जो भूमिका लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ये भूमिका जो पॉइंट है ना, पॉइंट डालना नहीं होता, ठीक है, कॉपी में कई बार आप लोग ये सीधा स्टार्ट कर देना, मैं बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये जो इंट्रोडक्शन जो है, अब उसमें हम बताएंगे भाई, पहले थोड़ा सा बता दो कि आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी,
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाई सदियों से ही जो दलित वंचित वर्ग है उनका शोषण हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन जो है अब आपका 150 शब्दों का है, तो 20 से 30 शब्दों में आप इंट्रोडक्शन लिख दो। अब जो हमारा मुख्य भाग होगा इस क्वेश्चन का, इसका जो आंसर का, वो 2 भागों में बटेगा। 2 पैराग्राफ में लिखेंगे उसको, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्यों 2 में क्यों बांट रहे हैं, 2 पार्ट में क्यों बांट रहे हैं इसके मुख्य भाग को? क्योंकि सवाल के 2 भाग हैं, करता है नहीं करता है, संवैधानिक व्यवस्था क्या है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा। इसमें तो आपको प्रावधान गिना देने, आपको याद होने चाहिए सारे प्रावधान कि भाई आर्टिकल 15 में 1 में क्या है उस। हाँ, मतलब संविधान में जो भी अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल है आपको याद है, वो सीधे सीधे गिनाने हैं। इसमें कुछ ऐसे हमसे कुछ पूछा नहीं अलग से भाई कुछ, मतलब इसका जो पार्ट 1 होगा उसको लगभग जो अच्छे से पढ़ के गया होगा सब बच्चे सेम ही लिखेंगे, कुछ बाहर से तो कुछ बताएगा नहीं। अब पहले पार्ट में डिस्कस कर देंगे 1 पैराग्राफ में, यानी कि ये लगभग होना चाहिए 80-90 शब्दों में बॉडी पार्ट जो है। फिर जो इसका दूसरा पार्ट है ये, अब बताओ इसमें कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है नहीं करता है। हाँ, क्योंकि समानता भी 2 तरीके की रहती है। हाँ, और जो विभेद है, सकारात्मक जो विभेद है वो किया जा सकता है। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे एक तरीके से स्टेट, भाई ये 2 बंदे हैं, ठीक है, ए और बी, अब इनकी रेस स्टार्ट करानी है ए और बी की। अब ए जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हुआ है उस रेस में, ऑलरेडी यहाँ पे बी बहुत पीछे है। अब इनको भगाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, यही आगे जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, बस इस बी को बस ए के साथ खड़ा कर रहे हैं, आरक्षण दे के एक तरीके से। अब स्टार्ट करो दोनों साथ में, यानी कि सकारात्मक विभेद कर सकते हैं, जैसे 15(3) में भी कहा था। जैसे कई योजनाएं चलती है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए चलती है अलग से। जैसे राजस्थान सरकार में भी एक है कि कुछ जैसे कुछ पर्टिकुलर एक कौन सी क्लास है उसमें अगर अच्छे मार्क्स आते हैं कुछ 80% प्लस, तो स्कूटी वितरण वगैरह कुछ करते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब लड़के बोलें कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हाँ, कई जगह तो भाई ये बोले कि हमारा ऐसा वो भेदभाव नहीं हो रहा। अब भाई लड़के बोले हमको बुलेट दिलवाओ, हमको भी गाड़ी चाहिए, इनको स्कूटी दे रहे हैं, तो मतलब सकारात्मक विभेद कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे पार्ट 2 में क्या लिख देंगे, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है नहीं करता है डिस्क्राइब कर देना। ये बात बोल के सकारात्मक विभेद वाला पॉइंट आना चाहिए उसके अंदर, और उसको हाईलाइट कर दो, और निष्कर्ष में फिर बता दो ई वाला पॉइंट, इसको वे फॉरवर्ड उस तरीके से कि भाई जो आरक्षण है इसको सकारात्मक विभेद के तौर पर सरकार के द्वारा, जो अभी आप वर्ड बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे अभी, वो वर्ड में। हाँ हाँ, क्वेश्चन में किसी में भी करंट अफेयर्स का कुछ भी चल रहा है ना, तो उसे लिंक कर सकते हैं। हाँ, लिंक कर सकते हैं बिल्कुल को। हम्म हम्म हाँ हाँ बिल्कुल। तो निष्कर्ष भी 20-30 से शब्दों में, 150 से शब्दों का इस तरीके से ही हम डिवाइड कर देंगे। तो ये अटेम्प्ट तो सबने किया है ना, अब मैं उसको देख लूंगा। अब मेरे को दूसरे सवाल के बारे में बताओ कि जैसे इसमें एक शब्द लिखा हुआ है मूल्यांकन कीजिए, तो ये जो पुछल्ले शब्द है ना, टेल एंडर्स जिनको बोलते हैं, देखे होंगे ना आपने पीछे, क्या कई बार लिखा रहता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, कई जगह लिखा रहता है विश्लेषण करो, कई जगह लिखा रहता है टिप्पणी करो, कई जगह लिखा रहता है परीक्षण करो। तो मुझे ये बताओ इनका एक ही मतलब है, मतलब आंसर का जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा या इन शब्दों के हिसाब से बदल जाएगा? सब में लिखना है पक्ष विपक्ष? और मान लो लिखा हो चर्चा करो, और व्याख्या कीजिए लिखा हो। मतलब मेरा बस पूछने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये अंदाजा है ना, पुछल्ला जो शब्द है उसके हिसाब से हमारा फॉर्मेट बदल जाएगा, आंसर पूरा आंसर बदल जाएगा। ये नहीं है कि सब में ही हम वही सब लिख रहे हैं। जैसे इसमें क्या दिया गया है, मूल्यांकन दिया गया है, मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन में क्या करोगे? नहीं, क्रिटिकल इवेल्युएट तो नहीं लेगा, क्रिटिकल तो
जैसे ऐसे समझो, ये है, ये पेन है। अब एक तरीके से हम, चलो वो वाला मूल्य वैसे अलग होता है जो मैं जैसे थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे इस पेन की कीमत निर्धारित करनी है, तो ये क्या है, कितने का है, मूल्य देना है मतलब एक तरीके से इसका। तो क्या करेंगे हम, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, मार्केट में गए उसके लेने, तो आप ऐसे सोचोगे ना कि यार पेन मेरे काम का है यार, इसमें ये भी चीज़ अच्छी है, ये फीचर्स अच्छे हैं यार, ले तो सकता हूँ, ये 100 रुपये दे रहा है, ठीक है। कुछ तो इसके पक्ष में दिमाग में आएगा, कुछ इसके विपक्ष में भी आएगा, नहीं यार इतने इतना के तो नहीं है यार जितने का आप बता रहे हो, वो चीज़ तो इसमें नहीं है जो मुझे चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, दिमाग में पक्ष में भी सोच रहे हो उसके बारे में, उसके गुण भी सोच रहे हो इसके, और इसके दोष भी सोच रहे हो, दोनों चीज सोच रहे हो ना। उसी को यहाँ अप्लाई करो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा, मूल्य प्लस अंकन, मूल्य का अंकन करना है। तो जैसे पेन का कर रहे थे वैसे मान लो हमको इस क्वेश्चन में करना है, तो क्या करेंगे मूल्यांकन में, मतलब हम क्या करना है, मोटा मोटा देखो इसके पक्ष में लिखना है, यानी कि इसके गुण बताने, ठीक है, और इसके विपक्ष में यानी इसके दोष बताने। फिर ये बताने के बाद इसका भी तो दिमाग में फिर आया ना, इतने का नहीं इतने का है, फिर एक अपने हिसाब से एक निष्कर्ष देना है क्या स्टूडेंट कर रहा है, इन दोनों को ये लिख के फिर इसका निष्कर्ष दे देना। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में पहले तो कितने भागों में बट रहा है, ये 250 शब्दों का है, 250 में लिखा है ना। एक पार्ट तो ये हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन करना है। फिर क्या यह महिला सशक्तिकरण के अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है या नहीं, ये बताना है। इसमें संरचनात्मक एवं कार्यात्मक सुधार की आवश्यकता है, सुधार दोनों बताने हैं, जब भी बताओ तो ऐसे मत करना एक ही बताओ। संरचना का मतलब क्या है, किसमें सुधार बताने, नहीं इसमें जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी, इसमें संरचनात्मक सुधार के उसके जो सदस्य हैं वो वाला, वो संरचनात्मक हो गया। और कार्यात्मक संरचनात्मक उसका स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, जो आपने सदस्य वाली बात करी वही। फंक्शनल कार्यात्मक क्या आवश्यकता है, हाँ त्वरित निदान कर पाए, तो ये हो गए उसके कौन से वाले में आएगा, वो कार्यात्मक सुधारों में आएगा, उसको इधर नहीं लिखना है। तो अब देखो इसको अगर हम बांट के इसको टुकड़ों में करें तो क्या करोगे, अब जैसे इसकी भूमिका लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है मान लो, तो इंट्रो होना चाहिए वही 20 से 30 शब्दों में। उसमें आप बता दो पहले महिला आयोग के बारे में बता दो, किस एक्ट से बना है और क्या इसका मेन उद्देश्य है, थोड़ा सा 20-30 शब्दों में वो डिस्क्राइब कर दो। अब इसके मेन पार्ट पे आना, जो मेन बॉडी होगी। अब इसकी मेन बॉडी 2 पार्ट में बटेगी, पार्ट 1 पार्ट 2। इसका आंसर भी 100 शब्दों में जाएगा, इसका भी 100 में जाएगा लगभग। अब पहले वाले में क्या बताओगे, इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए, मतलब ये कहां तक प्रभावी रहा है, किन कार्यों को ठीक से कर पाया है, किन कार्यों को ठीक से नहीं कर पाया। और फिर बाद में क्या लिखोगे, मूल्यांकन में मतलब क्या करोगे, इसका प्रभावशीलता का मूल्यांकन में कुछ भी बताओगे कि ये इस तरीके से ठीक रहा है, इसने मतलब जैसे महिलाओं के उत्थान में बहुत काफी योगदान दिया है। देखो पहले से महिलाओं के लिए अधिकार तो बहुत सारे दिए हुए थे, संवैधानिक अधिकार थे, विधिक अधिकार थे, लेकिन फिर भी हमको महिला आयोग की जरूरत पड़ी ना। तो इसमें बता देना है ये वाले पार्ट 1 में 2 पैराग्राफ में बता दो या फिर 1 पैराग्राफ में बता दो, 100 शब्दों में होते लगभग, जिसमें इसके गुण दोष पक्ष में लिख दो, कुछ विपक्ष में लिख दो, इस तरीके से इसकी प्रभावशीलता रही है, इस तरीके से कुछ कुछ चीजों में कहीं कहीं मतलब सीमित रही है इसकी प्रभावशीलता जो है, और एक फिर निष्कर्ष दे देंगे कि इसकी भाई सुधार की आवश्यकता तो रहती है हर जगह, भाई सब कुछ भी एब्सोल्यूट थोड़ा ना कोई चीज बना दी तो। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ कि क्या यह महिला सशक्तिकरण के अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है, ये पार्ट 2 में डिस्कस करना है कि सफल रहा है, और इससे जोड़ देना है पार्ट 2 को पार्ट 1 से लिंक करते हुए आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम वही बता रहे हैं प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर रहे हैं, और इसको लिंक करते हुए पार्ट 2 में आ जाना है सीधा। फिर उसमें बता देंगे हम कि भाई संरचनात्मक क्या सुधार किए जा सकते हैं और कार्यात्मक क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, जैसे अभी आपने कुछ 2-3 पॉइंट बोले, ऐसे पॉइंट दिमाग से सोचने, या फिर वो दिमाग से सोचनी कई बार इसमें तो नहीं, जैसे कई क्वेश्चंस में हो सकता है किसी के लिए कोई समिति का गठन किया गया हो, कोई आयोग बना हो, तो उस आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दी है उसको सुधारने के लिए कुछ, हाँ तो उसके पॉइंट्स आपने न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगे और वो आप लिख दोगे।
बट जब आप ये लिखो ना सुधार की आवश्यकता, तो उसमें ये दोनों पॉइंट्स दिखने चाहिए आंसर में, संरचनात्मक सुधार ये अलग से दिखना चाहिए, कार्यात्मक अलग दिखना चाहिए, और ये अंडरलाइन होना चाहिए। जब ये दोनों अंडरलाइन रहेंगे तो इसका मतलब जो पूरा 250 शब्दों का जो वो है आपका तब पूरा होगा। फिर इसका जो निष्कर्ष है वो 20 से 30 शब्दों में, टोटल 250 शब्द हो जाएंगे। ये फॉर्मेट बताया मैंने अब आपको। अब आपके क्वेश्चन चेक करूंगा, फिर इनके एक एक में आपने क्या क्या इसमें लिखा है सुधार में, वो मैं एक एक करके फिर आपसे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी भी सवाल में तो बताओ। हाँ पॉलिटी तो हाँ हो गया, बता रहे थे सर मेरे सर से बात। हाँ आगे देखो, अब आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी शायद, जैसा मुझे बताया है। हाँ तो अब ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई तो पॉलिटी को तो भूल जाओ, रिवीजन चलता रहेगा, बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे हम, मुझे सर ने बताया अभी पॉलिटी के टेस्ट बीच बीच में होते रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ चलेगी ऐसे थोड़ी ना उसको भूल जाएंगे, फिर तो दिमाग से निकल जाएगा। अभी देखो कई तो इसलिए मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे जो नहीं होनी चाहिए, यानी रिवीजन की जरूरत है। तो फैक्ट्स तो याद ही करने पड़ेंगे, फैक्ट्स का तो कोई वो नहीं है, फैक्ट्स तो याद ही करने पड़े, फैक्ट्स का तो क्या है। बट इतने फैक्ट्स की कोई बहुत ज्यादा ऐसे धीरे धीरे होते हैं फैक्ट्स, एकदम तो याद होते नहीं है। हाँ बिल्कुल, अरे कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं, फैक्ट्स तो धीरे धीरे याद होंगे। तो अब जो नेक्स्ट होगा आपको प्री इन्फॉर्म कर दिया जाता है पहले ही कब टेस्ट है क्या है, तो पॉलिटी का मतलब आपका रिवीजन साथ में चलता रहेगा। अरे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, 2026 वाला अटेम्प्ट हो गया ना। मेरा डॉक्टर टीसी गुर्जर, डॉक्टर टीसी गुर्जर, टेकचंद गुर्जर। हाँ टीसी फुल फॉर्म टेकचंद। डॉक्टर टीसी गुर्जर। ठीक है।